हे हेलो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल जिसका मोटिव है आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसने 2 साल आपको आपके घरों में बंद रखा। ओके, सो ये ऑर्गेनिज्म है वायरस। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाला जाता है बिकॉज आप इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो चलो बात करते हैं वायरसेस के बारे में। अब हमें सबसे पहले बात करनी है डिस्कवरी ऑफ वायरस कि वायरस को कैसे डिस्कवर किया गया। चलो, वायरस की डिस्कवरी शुरू हुई थी कुछ 1887 के अराउंड, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले साइंटिस्ट जिनका वायरस की डिस्कवरी में नाम आता है दैट इज इवानोव्स्की। ओके, इवानोव्स्की ने 1892 में एक प्लांट डिजीज उस टाइम तो बहुत फेमस थी यूक्रेन में, जिसको कहा जाता था टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑफ प्लांट। चलो देखो, दिस इज अ मोज़ेक डिजीज। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होता था बेसिकली वो ऐसा कुछ दिखता था। ओके, सो इवानोव्स्की ने किया क्या, उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया, इन्फेक्टेड प्लांट का लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, उस लिक्विड को हम नाम दिया सैप। ओके, सो सैप लेकर उन्होंने एक बैक्टीरियल फिल्टर लगा के उस लिक्विड को फिल्टर कर लिया। अब जो आपको फिल्ट्रेट मिला, लाइक से ये बीकर है, वास्ट है, यहाँ से आपने लिक्विड फिल्टर किया, यहाँ पे आपको फिल्ट्रेट मिल गया। दिस इज फिल्ट्रेट। इन्होंने इस फिल्ट्रेट को लिया और इन्होंने कहा इसमें तो कोई बैक्टीरिया हो नहीं सकता बिकॉज हमने यहाँ पे बैक्टीरियल फिल्टर लगाया था, तो सारे बैक्टीरिया ऑब्वियसली फिल्टर हो गए होंगे, ऊपर रह गए होंगे। सुपरनेटेड में आपको बैक्टीरिया मिलेगा, फिल्ट्रेट में आपको बैक्टीरिया नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इस फिल्ट्रेट को, क्लीन फ्लूइड को बेसिकली हेल्दी प्लांट पे जाके स्प्रे कर दिया, या हेल्दी प्लांट पे जाके ये फ्लूइड डाल दिया। तो अब वो हेल्दी प्लांट वापस कैसा हो गया, वो हेल्दी प्लांट अब इन्फेक्ट हो गया है, उसमें सेम डिजीज सेम सिम्टम्स अब दिखने लगे। सो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, एंड हो सकता है ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो डिस्कवर ना हुआ, या जो बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका टॉक्सिन प्लांट को बेसिकली इन्फेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने बेसिकली 2 रीज़न दिए। इट कुड बी बैक्टीरिया जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, और ये बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा है। दूसरा, इट कुड बी एनी टॉक्सिन रिलीज्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। लेटर in 1898 another scientist M.W. बेज़ेरिंग ने इवानोव्स्की के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। बस इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया। इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, बैक्टीरियल फिल्टर से उसे फिल्टर किया, देन फ्लूइड जो फिल्ट्रेट था उसको एक हेल्दी प्लांट से को इन्फेक्ट किया, एंड ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। और बेसिकली उनको जो रिजल्ट मिल रहा था, जो भी हेल्दी प्लांट था वो सेम इंटेंसिटी, एकदम सेम तरह से इन्फेक्ट हो रहा था। जितना पहले वाला प्लांट बीमार था उतना ही बीमार नया हेल्दी प्लांट भी हो जा रहा था। तो M.W. बेज़ेरिंग ने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया नहीं है और ये कोई टॉक्सिन भी नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है और ये कोई टॉक्सिन भी नहीं है, ये क्या है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कंटेजियम वाइरम फ्लूइडम। बेसिकली उन्होंने कहा ये कुछ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, this is something infectious and living in the form of fluid. Okay, so 1898 में इन्होंने ये बताया था कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये टॉक्सिन नहीं है, it is something different and he named it infectious living fluid. Okay, further इसी रिसर्च में आगे आता है W.M. स्टैनले का नाम। Okay, W.M. स्टैनले ने ये बताया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, वायरस के क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं, और क्रिस्टल में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है प्रोटीन का होता है, ठीक है। एंड इन्होंने ये भी कहा कि वायरसेस ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको अपनी सर्वाइवल के लिए डिजीज कॉज करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट हो गई, ठीक है। ये किसी ना किसी की लिविंग बॉडी में वो रह रहे होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो दूसरा वायरस हो, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, कोई ना कोई लिविंग सेल इनको चाहिए ही चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वेदर वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग। सो हैव यू हर्ड अबाउट ज़ॉम्बी और थिंक अबाउट ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी आप लिविंग में डालेंगे या नॉन लिविंग में?
वायरसेस कुछ ज़ॉम्बी जैसे हैं, ना हम इनको लिविंग कह सकते हैं, ना ही हम इनको डेड में कंसीडर कर सकते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलो अब हम वायरसेस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसको लिविंग की तरह दिखाती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है। सेम विद वायरस, इनके पास अपना डीएनए होगा या फिर अपना आरएनए होगा, दोनों कभी साथ में नहीं होंगे, बट डीएनए और आरएनए, एंड डीएनए और आरएनए मतलब इनके पास जेनेटिक मटेरियल है। अगर जेनेटिक मटेरियल है तो ये इवोल्यूशन भी करेंगे। आपको कोरोना वायरस याद है, चलो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जैसे ही एक वायरस डिस्कवर होता था कुछ टाइम बाद उसका नया स्ट्रेन आ जा रहा था, वेरिएंट आ जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा था। सो वायरस इज अंडरगो म्यूटेशन, दिस इज आल्सो लिविंग प्रॉपर्टी, राइट। तो कोविड में पहले उसका अल्फा वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, इतनी जल्दी जल्दी वो म्यूटेट कर रहा था, बिकॉज जब जेनेटिक मटेरियल होता है तो म्यूटेशन पॉसिबल होती है। एंड एज कम्पेयर टू डीएनए, आरएनए में म्यूटेशन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होती है। और कोविड का यानी कोरोना वायरस का बेसिकली जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, तो आरएनए और जल्दी म्यूटेशन शो करता है, इसलिए वो इतनी जल्दी जल्दी डिफरेंट वेरिएंट्स में आ रहे थे। ओके, तो फर्स्ट लिविंग प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। सेकेंड, दे आर द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब सारे के सारे वायरस कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे ह्यूमन में हो। हर एक वायरस पैथोजेनिक ही है, वो डिजीज ही कॉज कर रहा है, कोई भी वायरस कुछ अच्छा नहीं कर रहा है बॉडी में आके, ठीक है। देन दे हैव अ प्रोटीन कोड, इनके पास अपना प्रोटीन कोड भी है, प्रोटीन्स भी लिविंग में प्रेजेंट होता है, तो दे हैव अ प्रोटीन कोड एंड द प्रोटीन कोड पोजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। सी व्हाट इज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी? अब सपोज करो आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल के नाम पे वो कुछ भी हो सकता है, किसी और के ब्लड का सेल हो सकता है, या कोई पैथोजन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो इट्स अ फॉरेन पार्टिकल, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है अगर, तो उसको फॉरेन पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा। और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, उसके खिलाफ WBC लड़ते हैं, ये सारी चीज़ होती है। सेम विद द वायरस का प्रोटीन का पार्ट भी अगर हमारी बॉडी में अंदर आएगा, अगर एंटर करता है हमारी बॉडी के, तो उस प्रोटीन के खिलाफ भी क्या बनेंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, तो इसको कहते हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। तो इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब वायरस का प्रोटीन का पार्ट भी आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, और यही प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वैक्सीन बनाने में। वो फिलहाल हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, तो आगे चलते हैं। और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, की वायरस लिविंग तो आपने पढ़ ली कि प्रोटीन कोड है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, डीएनए आरएनए है, म्यूटेशन शो कर रहा है। फाइनली आते हैं नॉन लिविंग पे, कि हम इसको नॉन लिविंग की ऐसी क्या प्रॉपर्टी कि हम लिविंग में नहीं डाल पा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरसेस आर ए सेलुलर। देखो हम बचपन से 6th क्लास से 12th क्लास तक एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही होता है ना। तो सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्यों? क्योंकि आपकी अगर लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास एक मिनिमम अपना सेल होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, बट वायरस के पास तो अपना सेल ही नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन? दे डू नॉट हैव एनी सेल, इनके पास अपना कोई सेल नहीं है, इनके पास बस डीएनए है और प्रोटीन है, और इन दो चीज़ों से मिलके बस सेल नहीं बनता है। तो वायरसेस आर एसेलुलर। नेक्स्ट, वायरसेस कैन नॉट सस्टेन आउटसाइड द होस्ट, मतलब अगर ये बाहर पड़ा है किसी लिविंग बॉडी से तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस काउंट नहीं होगी, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ना रेस्पिरेशन कर रहा है, ना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ना ये रिप्रोडक्शन करेगा, नथिंग। वायरसेस अगर बॉडी से बाहर हैं तो वो अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते हैं, वो पड़े हुए हैं, वो नॉन लिविंग एकदम। इसको बोलते हैं विरियन। अगर वायरस बॉडी से बाहर है और अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहा तो ऐसे वायरस को विरियन कहते हैं। ओके, इसीलिए वायरसेस को अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता है, डिजीज़ करनी पड़ती है, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बनना पड़ता है, वरना ये इनके बारे में किसी को पता ही नहीं रहेगा कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है एक्चुअली दुनिया में। चलो, वायरस के पास कोई एंजाइम सिस्टम नहीं है, अब सेल ही नहीं है तो एंजाइम सिस्टम लेकर के क्या करता है, तो वायरस के पास कोई अपना एंजाइम सिस्टम नहीं होता है। वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, देखो क्रिस्टल्स बनाना नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होती है। वायरसेस जिसको आप
मतलब ना तो लिविंग ना नॉन लिविंग बोल रहे हो, अभी तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, बट बैक्टीरिया कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके क्रिस्टल्स नहीं बनाए जा सकते, वायरसेस के क्रिस्टल्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी हो गई, वायरसेस रेस्पिरेशन भी नहीं कर रहे हैं, ये भी एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी हो गई। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेसिकली हम वायरस को ना ही लिविंग में डालेंगे ना ही नॉन लिविंग में डालेंगे। हमने कह दिया इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे आर ऑन द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके। चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वायरसेस के पास अपना आरएनए होता है या डीएनए होता है। सो दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, वही डिजीज जिसको इवानोस्की ने काम किया था एक्चुअली। So this is a tobacco mosaic virus, and you can see this is the RNA, this genetic material. So this is genetic material, and this is the structure of protein coat. ठीक है, तो वायरसेस के पास क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, इट कुड बी RNA, इट कुड बी DNA, इट कुड बी डबल स्ट्रैंडेड, इट कुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसको प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटीन कोट है। नेक्स्ट कैप्सिड, कैप्सिड ही क्या है, प्रोटीन कोट का नाम है। वायरसेस का जो प्रोटीन कोट है इसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट्स एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। यू कैन सी इट हियर, दिस इज अ सिंगल कैप्सोमियर। इस तरह के बहुत सारे कैप्सोमियर लग के आपके प्रोटीन कोट बना है, आपका कैप्सिड बना है, आपका एक वायरस का, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट जो है कैप्सोमियर का वो डिफरेंट वायरस में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और इस कैप्सिड का मेन फंक्शन क्या है, इसका काम है आपके वायरस का डीएनए या आरएनए जीनोम को प्रोटेक्ट करके रखना, उसका डीएनए और आरएनए प्रोटेक्ट करके रखना। आ जाओ कैप्सिड सिमेट्री, अब कैसे कैसे कैप्सिड की शेप्स हो सकती हैं तो उसके बारे में बात करें। तो आपको मेनली 3 शेप पढ़नी है। तो फर्स्ट वन इज हेलिकल, हेलिकल फिलामेंटस थ्रेड लाइक शेप दिखती है इसके लिए, ये फिलामेंट है, ये दिखती है, दिस इज हेलिकल। यहाँ पे आपका ये जेनेटिक मटेरियल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस फॉर्म में ये कैप्सोमियर्स अरेंज होते हैं। सो दिस इज हेलिकल कैप्सिड, ठीक है। ये एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस का। द नेक्स्ट इज आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल में बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत सारे इन द सेंस 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल एक शेप बनाते हैं साथ में मिलकर। तो यू कैन सी दिस, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल, इस तरह से बहुत सारे इक्विलेटरल, इसके 20 फेसेस होते हैं और ये पूरा ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर तो नहीं कहेंगे, ये जो भी शेप बन रहा है इसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। ये भी कैप्सोमियर दिखा रहा है, ये पूरा कैप्सिड है, इसमें स्मॉल यूनिट्स कैप्सोमियर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में ये दोनों शेप प्रेजेंट होते हैं एक साथ। तो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, जो परमानेंटली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसके पास एक आइकोसाहेड्रल हेड है, देन इसके पास ये आपका हेलिकल शीथ है, देन इसके पास टेल फाइबर भी है, बट टेल फाइबर से ये चलते नहीं है, ये सिर्फ बैक्टीरिया से अटैच होने के लिए टेल फाइबर को यूज करते हैं। So these are the 3 shapes. First is helical, जिसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। The second is आइकोसाहेड्रल, जिसका एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, जो पोलियो कॉज करता है ऑब्वियसली। एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका बैक्टीरियोफाज आ रहा है। नेक्स्ट ओके, थर्ड स्ट्रक्चर इज एनवेलप। देखो कुछ वायरसेस के पास होता है एनवेलप, सबके पास नहीं होता। तो ऐसे वायरसेस जिनके पास एनवेलप है उनको बोलेंगे एनवेलप्ड वायरस, और जिसके पास नहीं है उसको नॉन एनवेलप वायरस। See, this is capsid, this is capsid, this is envelope, ये आपका एनवेलप है बाहर, और ये एनवेलप के ऊपर कुछ एनवेलप प्रोटीन्स हैं, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको एनवेलप प्रोटीन्स बोलते हैं। एंड दिस इज ऑब्वियसली डीएनए और आरएनए या जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब ये जो एनवेलप है ये इसको मिला कहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ा था वायरसेस के पास तो सिर्फ प्रोटीन कोड या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये एनवेलप मिलता है इसको इसके होस्ट सेल से। अब सपोज करो वायरस ने किसी को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद जब वो उसका सेल डिस्ट्रॉय करके वहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग और कुछ प्रोटीन्स को अपने साथ लेकर निकलता है, और ये प्रोटीन कोड को ही, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवेलप। सो एनवेलप जो होता है, जब जिस वायरस में बेसिकली एनवेलप प्रेजेंट है उस वायरस को इन्फेक्शन करने में आसानी हो जाती है, ये हेल्प करता है उसकी, ताकि ये दूसरे सेल को इजीली इन्फेक्ट कर सके।
ठीक है, और इससे सर्वाइवल ऑफ वायरस मतलब उसका सर्वाइवल भी इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया कोविड-19 एनवेलप वायरस का, वो आप सुंदर सी जो शेप देख रहे थे वो एक्चुअली उसका एनवेलप था। देन हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ये हेपेटाइटिस बी एंड HIV बोथ आर STDs। सो दिस इज थ्री स्ट्रक्चर, बेसिकली आपको याद रखना RNA या DNA उसका जीनोम होता है, उसको कवर करता है कैप्सिड, एंड कुछ वायरसेस में कैप्सिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एनवेलप, जो उसको कब मिलती है जब वो एक सेल को इन्फेक्ट करके निकलता है, तो वहाँ से उसको मिल जाती है अपने होस्ट सेल से, वो उसका खुद का स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ जाओ नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इस पर तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, कर चुके हैं बेसिकली। तो जेनेटिक मटेरियल कुड भी RNA और DNA। ऐसे वायरसेस जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे HIV हो गया, कोरोना हो गया, ये वायरसेस हैं जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल, तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस। ठीक है, अब वायरसेस के पास या तो DNA होगा या फिर RNA होगा जो कि कोटेड होगा प्रोटीन से, जिसको हमने कैप्सिड कहा था। अब यहाँ पे कुछ वायरसेस DNA वायरस कहलाएंगे जिनके पास DNA जेनेटिक मटेरियल, और वो वायरसेस जिनके पास RNA जेनेटिक मटेरियल उनको RNA वायरस कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, हेलिकल या फिर सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। वायरल जीनोम कैन बी DNA वायरस और RNA वायरस। DNA कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, एग्जांपल herpes वायरस। DNA कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, एग्जांपल 5X174 बैक्टीरियोफाजो। DNA अगेन RNA कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, रियो वायरस, वो ट्यूमर वायरस, ये इसके एग्जांपल हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे याद करने। और RNA कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि टोबैको मोज़ेक, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत बार इसका नाम आया है। अब आपको एक जनरल स्टेटमेंट याद रखनी है कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करने वाला वायरस जो होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट हुआ करते हैं। ज़्यादातर प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेगा। सेम ज़्यादातर बैक्टीरियोफाज, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो बैक्टीरियोफाज के पास यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलता है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA एनिमल वायरस के ऊपर। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, PYQ भी रह चुका है आपका। आ जाओ लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। अब सब कुछ पढ़ लिया वायरस के बारे में, स्ट्रक्चर हो गया उसका, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोड, एनवेलप। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो वायरस दो तरह की लाइफ साइकिल शो करता है, हम दोनों को डायग्राम से समझ लेते हैं। चलो पहली साइकिल का नाम है लाइटिक साइकिल। लाइटिक या ये वर्ड आया है बेसिकली लाइसिस से, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो कोई दिखावा नहीं वायरस का। अब सी ये बैक्टीरियोफाज है तो ये ऑब्वियसली बैक्टीरिया का सेल होगा, बैक्टीरियोफाज तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ना, तो बैक्टीरियोफाज आया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे लगा। इस टाइम पे वायरस अपना ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में बेसिकली इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया का DNA, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। पहले वायरस ने क्या किया, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय कर दिया, अपना क्रोमोसोम रखा। अब बैक्टीरिया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, बैक्टीरिया के पास अपना सेल है, तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया की चीज़ें यूज़ करके, बैक्टीरियल सेल की चीज़ें यूज़ करके अपना DNA रेप्लिकेट कर लिया, अपना प्रोटीन बना लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरल का रेप्लिकेशन और प्रोटीन्स का उसने पूरा तैयार कर दिया। फिर उनकी असेंबली की, ये प्रोटीन्स और DNA उसने रेप्लिकेट किया था, या जो भी इसका जीनोम था रेप्लिकेट करके उसने अपने प्रोजेनीज तैयार कर दिए, छोटे छोटे वायरसेस तैयार कर दिए, जो वायरस इस बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करके, सेल का ब्रेक डाउन करके बाहर निकल रहे हैं, ताकि ये नए वायरस है, ताकि ये किसी और हेल्दी सेल को जाके इन्फेक्ट कर सकें और ये आपका डेथ ऑफ द होस्ट सेल, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो इस साइकिल से बेसिकली क्या समझ आ रहा है कि यहाँ वायरस ने कोई दिखावा नहीं किया, दुश्मन बन के आया था, सीधा वार किया है। उसका पहले क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय किया, उसका सेल का सामान यूज़ करके, सारी मशीनरी यूज़ करके अपना DNA सिंथेसाइज किया, अपने प्रोटीन बनाए, अपने प्रोजेनीज बनाए, फिर सेल को डिस्ट्रॉय करके चल दिए नए सेल को मारने। ठीक है, तो इस साइकिल को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट है आपके पास लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में पहले दोस्ती फिर वॉर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैक्टीरियोफाजी आपको नजर आ रहा है, ये है बैक्टीरियल सेल, इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं,
अपना डीएनए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसने बैक्टीरिया का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं किया। देखो लाइसिस में क्या हुआ था, बैक्टीरिया का डीएनए हम डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ है, इसने बैक्टीरिया का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अपना डीएनए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब जब जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा, वायरस का डीएनए भी डिवाइड होगा, तो ये अपना डीएनए डिवाइड करवा रहा है बैक्टीरिया की मशीनरी यूज करके, ठीक है। बट लेटर दिस आफ्टर सम साइकिल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन, ये फिर से किस में एंटर करता है, लाइटिक साइकिल में। फिर बैक्टीरियल जब ये बहुत सारा वायरल डीएनए एक्चुअली सिंथेसाइज हो जाएगा इसका, फिर ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा। फिर बैक्टीरियल सेल को तोड़ के फिर किसी और सेल को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे फिर से लाइसोजेनिक साइकिल चलाएगा। तो दिस इज लाइसोजेनिक। नाउ लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट, लाइटिक इन दिस वायरसेस इमीडिएटली टेक ओवर द मशीनरी, मतलब बैक्टीरिया के सेल में घुसते ही उसका सामान छीन लिया, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, मल्टीप्लाइज, ब्रेक द सेल एंड देन इन्फेक्ट अदर सेल। ओके, सेल में घुसा, एंटर किया, उससे सारा सामान छीना, अपना डीएनए रेप्लिकेट किया, अपने प्रोटीन बनाए और उस सेल को मार के निकल गए, ठीक है। लाइसोजेनिक, इन द लाइसोजेनिक साइकिल वायरसेस रिमेन हिडन, छुपकर रहते हैं, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अपना जीनोम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट्स जीनोम इनटू द होस्ट जीनोम। तो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अपना, या बैक्टीरिया नहीं, जो भी बेसिकली सेल है, मैं अभी बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया इसलिए मेरे मुंह पे बैक्टीरिया आ रहा है बार, होस्ट जीनोम के साथ अपना जीनोम इनकॉर्पोरेट किया, रेप्लिकेट किया होस्ट सेल के साथ, और फिर आफ्टर सम टाइम दे विल एंटर द लाइटिक साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।